हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो लोग टीजीटी पीजीटी का केवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं हिंदी विषय से, तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कितना तैयार कर जाएं और हिंदी व्याकरण के ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी का, जैसे मैं सिलेबस की बात करूँ तो एनसीईआरटी की जो बुक हैं 6 to 10, तो वो आपने उसमें देखा होगा, बसंत है, क्षितिज है, कृतिका है, भारत की खोज है, बाल राम कथा, बाल महाभारत कथा, यही सब किताबें हैं। व्याकरण के लिए कोई अलग से किताब नहीं है, लेकिन जो टीचरों को पढ़ाना होता है, चूँकि मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है, मेरे पास सिलेबस भी है कि व्याकरण से ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हमें बच्चों को पढ़ाने हैं। 6th 7th में आप देखेंगे तो 6 में अक्सर तो ऐसे ही मेंशन किया हुआ है कि जो व्याकरण है वो बुक में जितने क्वेश्चन दिए गए उसी आधार पर पढ़ाया जाएगा। लेकिन 7th 8th 9th 10th और बाकी क्लास के लिए जो है अलग से जो व्याकरण का सिलेबस है वो भी मिला हुआ है कि इस महीने में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ानी है। तो उसमें जो मैं आपको बताऊँ तो रस कोई भी नहीं है, छंद नहीं है, कुछ अलंकार जो है वो विशेष नाम के साथ अलंकारों का उल्लेख दिया गया है कि ये अलंकार जो है वो आपको पढ़ाने हैं। तो ये ज़्यादा संभावना है कि उन अलंकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। रस छंद जो है उसकी आप लोग नॉर्मल सी जानकारी भी रखेंगे तो चलेगा। तो व्याकरण पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास कि अगर हम टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय से इंटरव्यू देने जा रहे हैं केवीएस का, तो हिंदी साहित्य का इतिहास हमें कितना तैयार कर जाना है। क्योंकि हिंदी के साहित्य का इतिहास काफ़ी बड़ा है और इसको आपको बहुत डीप में नहीं पढ़कर जाना है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनकी समझ जो है, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें तो है काल विभाजन कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो उसे कितने कालों में बांटा गया है। ऐसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 कालों में बांटा गया है, तो उन 4 कालों के नाम कौन कौन से हैं ये तो आपका हो गया काल विभाजन वाली बात। और किस, जैसे भक्ति काल, उन्होंने बस ये पूछा जा सकता है आपसे कि भक्ति काल का समय बताइए कि कहाँ से कहाँ तक है, तो ये समय आप याद कर लें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है नामकरण, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अलग अलग काल के अलग अलग नामकरण भी किए गए। जैसे आदिकाल को कई सारे नामों के से जाना जाता है, भक्ति काल को जो है स्वर्णयुग कहा जाता है, रीति काल को श्रृंगार काल, अलंकार काल, इस तरीके से कई सारे रीति काल के भी नाम हैं। आधुनिक काल में कई सारे आपके आगे विभाजन हो गए, जैसे कि छायावाद युग है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तो इस प्रकार से। तो आप नामकरण जरूर याद कर लें कि किस काल को क्या कहा जाता है। तीसरा है विशेषताएं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, या फिर भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, या फिर आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल क्यों कहा। इस तरीके से आपसे जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें। फिर चौथा है प्रमुख कवि और रचनाएं। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से कवि या लेखक जो है वो प्रमुख हैं। तो देखिए फिर जैसे अलग अलग, जैसे आपने देखा आदिकाल है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इसमें विशेष रूप से कुछ कवि या फिर कुछ लेखक रहे हैं जिन्होंने कि इस युग में या इस काल में बहुत ही महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय कार्य किया है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से कवि या लेखक जो हैं वो महत्वपूर्ण है और उनकी कोई एक प्रसिद्ध रचना। तो इस तरीके से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। हालांकि अभी जो मैं डेमो टीचिंग के टॉपिक कर रही हूँ उसमें 1-2 टॉपिक जो हैं व्याकरण के वो भी बचे हुए हैं। बाकी मैंने कविता भी बता दी है। कहानी के लिए आपसे बहुत ही कम ही बोला जाएगा, अक्सर आपको पद्य ही पढ़ाने के लिए दिया जाता है या व्याकरण का कोई टॉपिक दिया जाता है। तो डेमो टीचिंग के लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। व्याकरण में यहाँ भी समास बचा हुआ है और अलंकार बचा हुआ है, तो उसे मैं जल्दी ही बता दूंगी। तो जैसे ही डेमो टीचिंग का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा वैसे ही जो मैं हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को भी बता दूंगी। फिलहाल जब तक आप इतनी तैयारी कर सकते हैं तो करें। इसमें देखिए अभी एक टॉपिक और बचा है, वो है पुरस्कार कि हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी क्षेत्र में जितने भी 2023-24 में पुरस्कार मिले हों उन्हें आप अभी एक जगह नोट करके रख लें, अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं तो जैसा मैंने अभी कहा, जैसे ही डेमो टीचिंग के टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं तो इन सभी बिंदुओं को भी मैं ज़रूर करवा दूंगी, क्योंकि पुरस्कार से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में हिंदी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, किसे दिया गया है और क्यों दिया गया है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न हैं जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से आपसे पूछे जाएंगे। छायावाद बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आधुनिक काल में। अब बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हमें तैयार कर लेने चाहिए। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ आपको, जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है व्याकरण के लिए कोई अलग से बुक नहीं है, लेकिन हाँ व्याकरण के कुछ टॉपिक जो है वो मेंशन किए गए हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ाने हैं। तो देखिए उसमें समास जो है, तो समास लिख दिया गया, कोई अलग से समास नहीं बताया गया कि कोई ये समास, सभी समास पढ़ाने हैं।
अलंकार जो है, तो अलंकार में कुछ अलंकारों के नाम जो है दिए गए हैं कि आपको ये अलंकार पढ़ाने हैं। उन्हें मैं अभी आपको सिलेबस में दिखा देती हूँ कि कौन कौन से अलंकार जो हैं वो बच्चों को पढ़ाने हैं। तो आप उस हिसाब से जो है आपसे ये कहा जा सकता है कि ये वाला अलंकार जो है हमें पढ़ाकर दिखाइए या इस अलंकार से टॉपिक बताइए। ऐसे तो कहीं से भी हिंदी से प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। अगर आप हिंदी से देने जा रहे हैं तो हिंदी से संबंधित कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं केवीएस का तो मैंने इंटरव्यू दिया ही है, और बाकी कॉन्वेंट स्कूल में भी मैं देने गई थी 2-3 कॉन्वेंट स्कूलों में इंटरव्यू। तो उस हिसाब से मुझे आइडिया है कि किस प्रकार से जो है प्रश्न है वो बनते हैं या फिर पूछे जाते हैं, और ऐसे कौन से बिंदु है जहाँ पर हम फंस सकते हैं। अब बात करते हैं उपसर्ग प्रत्यय वाक्य भेद। वाक्य भेद की बहुत ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। वो आपसे ये नहीं कहेंगे मैं वाक्य पढ़ाकर दिखाइए, वो डायरेक्टली इस तरीके से कह सकते हैं मैं मिश्र वाक्य पढ़ाकर दिखाइए, संयुक्त वाक्य पढ़ाकर दिखाइए। या फिर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और या फिर अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें से कोई एक आपको पढ़ाने के लिए कहा जा सकता है, या उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये ऐसे मोस्ट टॉपिक हैं जिन्हें कि आप ज़रूर तैयार कर लें। और रचना एवं लेखन, मैं आपको अभी सिलेबस दिखाऊंगी तो आप लोग देख पाएंगे रचना एवं लेखन से जो है वो सभी क्लासेस में सिलेबस में दिया हुआ है। और अनुच्छेद लेखन, निबंध लेखन, संवाद लेखन, पत्र लेखन, और यहाँ तक कि 9th में 10th में ईमेल लेखन भी है, विज्ञापन लेखन। इस प्रकार से प्रश्न जो है बनेंगे। रिटन एग्ज़ाम में भी आप लोगों ने देखा होगा कि इससे संबंधित जो है प्रश्न 1-2 प्रश्न आए थे एग्ज़ाम में, और सिलेबस में जो दिया था उसमें भी ऐसे प्रश्न में दिए गए थे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास हमें किस प्रकार तैयार करना है, कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, और हिंदी व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक्स जो है आप लोग इन्हें ज़रूर तैयार कर रख लें, या कहीं आपका नोट्स बना हो तो उसे एक बार ज़रूर रिवीजन कर लें। रिज़ल्ट की बात देखिए, तो रिज़ल्ट अभी तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन समय लगेगा। बहुत सारे लोग निराश हो चुके हैं, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। रिज़ल्ट क्योंकि हमारे बस में नहीं होता, हमारे बस में सिर्फ प्रयास ही होते हैं, हमारी कोशिशें ही होती हैं। परिणाम तो हमें उन्हीं के अनुसार मिलता है। तो आप अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपके सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही महत्वपूर्ण है या बस उसी में काम आएंगी। बाकी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आगे आने वाली किसी भी परीक्षा में आप सम्मिलित होते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपकी वहाँ पे भी हेल्प करेंगी। तो इसलिए आपको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, चाहे कोई परीक्षा आगे हो या न हो। क्योंकि परीक्षा में तो ये चीज़ें आपके काम आएंगी ही। परीक्षा के समय आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, तो आपके पास प्रेशर भी नहीं रहेगा। प्रेशर बहुत सारा हो जाता है, तो प्रेशर आपके पास कम रहेगा, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें वो आपकी तैयार रहेंगी, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करने की ज़रूरत रहेगी। तो चलिए बातें बहुत होगी, आइए मैं सिलेबस दिखा देती हूँ कि कौन कौन से अलंकार हैं जो कि हमें तैयार कर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस 2023-24 के लिए है, इसमें मैं आपको अलंकार बता दूं तो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अलंकार में आपका अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इस प्रकार से जो आपके यहाँ पे अलंकार दिए गए हैं। ये 9th क्लास के सिलेबस में है। और 10th में आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है अलंकार में श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये सभी आपको जो है देख लेने हैं अलंकार मुख्य रूप से। अब से वाच्य भी पूछा जा सकता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। पद परिचय है, पत्र लेखन है, और अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद लेखन, जो कि देखिए हर में है। और ये पत्र लेखन यहाँ भी आप देख रहे हैं, लघु कथा लेखन। इस प्रकार जो है रचना और लेखन से भी काफ़ी सारा जो सिलेबस में दिया गया, लेकिन इनसे आपसे बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाएंगे। मोस्टली मैंने आपको ये अलंकार के लिए दिखाया था सिलेबस के में कौन कौन से अलंकार जो है तैयार कर लेने हैं। तो आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, अलंकार में अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये अलंकार आप विशेष रूप से तैयार कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, रिजल्ट जल्दी ही जारी होने की उम्मीद है। निराश बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है आप स्वयं के लिए खुद ही हैं। तो इसलिए खुद को मोटिवेट रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।